दोस्तों बजट 2022 में सरकार क्या क्या बड़ी घोषणाएं कर सकती है, आइए कुछ एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट पर नजर डालते हैं। और क्योंकि दोस्तों इस बार क्या है कि अलग अलग कई तरह के सेक्टर्स ने सरकार से मांग उठाई है, जैसे कि हेल्थ, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल वगैरह इस तरह के सेक्टर ने, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, एमएसएमई सेक्टर समेत कोरोना के दौर में सरकार कई बड़ी घोषणाओं की प्लानिंग कर रही है और राहत पैकेज का ऐलान भी हमें देखने को मिल सकता है। आइए हम यहाँ पर बजट 2022 से जुड़ी 22 संभावित उम्मीदों का जिक्र करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश होने जा रहा, उसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट कर सकती हैं। नंबर 1 पर देखिए आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। बजट 2022 से वेतन भोगियों को इस बार बड़ी उम्मीद है, मतलब कि जो तनख्वाह मिलती है जिन लोगों को, उनको बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल इनके लिए इस समय धारा 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए निर्धारित है, लेकिन काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही है, इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाए, है ना। तो हो सकता है कि सरकार इस मांग को एक्सेप्ट कर ले। दूसरा पॉइंट आता है वर्क फ्रॉम होम अलाउंस टैक्स में छूट। मतलब आपको पता होगा कि कोरोना के बाद कई सारी कंपनीज में लोग बाग घर से काम कर रहे हैं, राइट। अभी मतलब काफी सारे एम्प्लॉय जो हैं वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, तो ऐसे में सरकार को जरूर वर्क फ्रॉम होम जो आदमी काम से घर से जो मतलब आदमी काम कर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ स्पेशल घोषणाएं करने की जरूरत पड़ती है, राइट। मतलब घर पर उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आता है, अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो ये जो ऑफिस किराए की तरह उनको भत्ता मिलना चाहिए, उनका फर्नीचर खर्चा, उनकी स्टेशनरी खर्चा आदि कई सारी चीजें जो है, उनका इंटरनेट अलाउंस। वर्क फ्रॉम होम में जब आदमी घर से काम करता है तो कई सारे खर्चे उसके अलग से हो जाते हैं। मतलब ऑफिस में जाके काम करेगा तो इंटरनेट ऑफिस का यूज होगा, लाइट ऑफिस की यूज होगी, लेकिन घर से काम कर रहा तो घर के यूज होंगे ना। तो ऐसे में सरकार इनके लिए भी कुछ नियम कानून कायदे बना सकती है कि जो आदमी जिस कंपनी में एम्प्लॉइज घर से काम कर रहे हैं ना, उनके लिए कंपनीज कुछ अलग से अलाउंस भत्ता वगैरह देगी, ठीक है ना। तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम और एटीसी में छूट मिल सकती है। कोरोना के चलते बीते 2 साल में हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है और हम सबको बजट 2022 से ये भी उम्मीद है कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 86 से बाहर किया जा सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई एक लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है या फिर एटीसी की लिमिट का ओवरऑल भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर ज्यादातर करदाताओं को बड़ा फायदा होगा, मतलब टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा। चौथा पॉइंट आता है कि इंश्योरेंस को जीएसटी से भी राहत मिल सकती है, क्योंकि लोगों में, आम पब्लिक में बीमा, इंश्योरेंस इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसको जीएसटी से बाहर भी कर सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों फिनटेक को कर राहत की आस। बोले तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियां, जो फिनटेक उन कंपनीज को कहते हैं जो ऑनलाइन लोन अवेलेबल करवाती हैं, उन कंपनियों को इस साल बजट में कर राहत मिलने की उम्मीद है, यानी कि उन कंपनियों को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। छठा पॉइंट आता है दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगी राहत। घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 2 दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा। देश के कुल जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7.5% है, जबकि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार भी देता है और ऐसे में इस क्षेत्र को नए निवेश के लिए तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, राइट। तो इसीलिए सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर, ईवीएस वगैरह के पक्ष में है और ऑनलाइन कार खरीदना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, इनके लिए भी हमें बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार, क्योंकि हमारी दोस्तों आजकल इकोनॉमी पूरी डिजिटल बेस्ड होती जा रही है। बोले तो आजकल आपको पता होगा, मतलब बैंकिंग काम जितने भी होते हैं डिजिटली तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, भीम ऐप, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, है ना। तो इस सेक्टर को और ज्यादा बूस्टअप देने के लिए भी सरकार कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। 8वां पॉइंट आता है कि प्रोत्साहन पैकेज की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन राहत पैकेजों की घोषणा की थी, राइट, मतलब पिछले साल। और ऐसे में इस बार भी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए, क्योंकि कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इसने व्यापार, काम धंधों को काफी चौपट कर दिया, तो एटलीस्ट सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी के लिए कोई नए राहत पैकेज की घोषणा भी कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा बजट में जो 9वां पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट को लेकर, रियल एस्टेट क्षेत्र को बूस्टअप मिल सकता है। बोले दोस्तों तो जो प्रॉपर्टीज वगैरह, मकान, हाउसिंग, फ्लैट, इनको खरीदारी और सेल बिक्री में बढ़ोतरी देने के लिए सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को बूस्टअप देने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर का भी एक बड़ा योगदान है। 10वां पॉइंट आता है कि जो कोरोना मरीज परिवार है, उनको राहत देने के लिए सरकार कोई नए अनाउंसमेंट कर सकती है। खास करके कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए, कईयों की तो आय बिल्कुल कम हो गई। ऐसे में आम लोग बजट 2022 की उम्मीदों में ये बात भी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान कई नई कोरोना मरीजों व उनके परिवारों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अलग अलग कंपनीज कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए कोई नई घोषणा कर सकती है, ऐसे भी हमें उम्मीद है। 11वां पॉइंट आता दोस्तों की ज्वेलरी उद्योग ने भी कुछ मांगे अपनी सामने रखी है। आगामी 1 फरवरी को देश का जो आम बजट पेश किया जाएगा, उससे देश के करदाताओं समेत सभी को बड़ी उम्मीदें तो हैं। अब ऐसे में ज्वेलरी सेक्टर ने भी अपनी मांग रखी है। जो सराफा बाजार के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सुनार वगैरह, खास करके इसमें द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के
चेयरमैन योगेश सिंह सिंघल का भी कहना है कि इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट 10%, 15% और 20% से ऊपर नहीं होने चाहिए। सोना, चांदी, हीरा इन आदि चीजों की खरीद और बिक्री के लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 20% से घटाकर 10% व शॉर्ट टर्म को 30% से घटाकर 20% कर देना चाहिए। ये मतलब सराफा कारोबारियों के सेक्टर की मांग है ना। 12वां आता दोस्तों की एमएसएमई को भी बजट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमारे देश में सरकार ऑलरेडी जो नए उद्योग स्टार्टअप आते हैं एमएसएमई उनको बढ़ावा देने के लिए नए नए अनाउंसमेंट करती रहती है, तो बजट में भी इनको लेकर कुछ नए अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के 80D के सेक्शन में भी बदलाव हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपए तक के डिडक्शन का लाभ दिया जाता है। हालांकि ये फायदा उन्हें तभी मिलता है जब वह किसी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं है। अब इस बार बजट में विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने बजट भाषण के दौरान सेक्शन 80D के तहत सभी उम्र के लोगों को डिडक्शन का फायदा देने का विचार कर सकती हैं। बाकी तो देखते हैं, ऑफिशियल बजट की घोषणा पर ही पता चलेगा। 14 पॉइंट आता है किफायती घर खरीदारों को राहत, जो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं जो कम पैसे में घर खरीदना चाहते हैं। 45 लाख रुपए तक के मकान पर 1.5 लाख रुपए की होम लोन की ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है अभी सेक्शन 80EE के तहत, ठीक है ना। इसको और सरकार बढ़ा सकती है। वहीं PPF की सीमा भी 3 लाख होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो अभी मौजूदा समय में 1.5 लाख ही है। इसके अलावा हेल्थ केयर क्षेत्र को आवंटन बढ़ने की उम्मीद भी दिख रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बार बजट में सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। अच्छा, 17वां पॉइंट आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आस, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन फील्ड जो है उन क्षेत्र में भी सरकार कोरोना महामारी का खास करके इस सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ा, आपको पता होगा। तो ऐसे में दोस्तों इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बजट 2022 में एक बहाल GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में देखा जा रहा है। वहीं सेक्टर रेस्टोरेंट व्यवसाय को एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए भी एक सिस्टम चाहता है, इस पर भी सरकार घोषणा कर सकती है। बाकी किसानों को भी कई बड़ी सौगात मिल सकती है, खास करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी इस योजना के अंतर्गत आपको पता होगा 6,000 रुपए हर साल सरकार 2,000 की 3 किस्तों के रूप में देती है, राइट। तो इस राशि को भी सरकार बढ़ा सकती है, ऐसी उम्मीद बजट के क्षेत्र से लगाई जा रही है। खास करके 1 फरवरी को जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी तब इस राशि को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों की PM किसान योजना की राशि को 6,000 से बढ़ाकर सरकार 8,000 रुपए कर सकती है। अच्छा, कुछ शेयर मार्केट शेयर बाजार की भी सरकार से मांगे हैं। स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म की भी बड़ी उम्मीदें बजट पर टिकी हुई है। वे प्रतिभूति लेन देन कर में कमी चाहते हैं। शेयर बाजार से विशेषज्ञों का यह मानना है कि वित्त मंत्री को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT को खत्म कर देना चाहिए। ये मतलब शेयर मार्केट की इंडस्ट्री के जो बिग बुल्स वगैरह हैं, बियर्स हैं, उनकी डिमांड है कि सरकार को इस टैक्स को कम कर देना चाहिए या तो इसमें कमी करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, खास करके बिटकॉइन वगैरह, डोगेकॉइन, इथेरियम, इन चीजों को लेकर भी सरकार कुछ बड़ी घोषणा संभावना बन रही है। इसमें आगामी बजट में सरकार क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री यानी कि बिटकॉइन खरीदने और बेचने पर भी विचार कर सकती है। मतलब बिटकॉइन को कैसे बेचा जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए, मतलब लीगल है या इलीगल है, इस पर पूरा एक क्लियरिफिकेशन सरकार बजट में हमें देखने को मिल सकता है, जारी कर सकती है। 21वां पॉइंट आता है विमानन उद्योग को भी बढ़ावा दे सकती है सरकार, एयरलाइंस वगैरह इन कंपनियों को भी। अच्छा, 22वां पॉइंट आता है दोस्तों FMCG क्षेत्र ने भी बजट से कुछ इच्छाएं जताई है सरकार के द्वारा। FMCG फील्ड की यह डिमांड है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों के हाथों में पैसा देना जारी रखें, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव भेजे गए और इस क्षेत्र को ये उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस और विशेष ध्यान भी देगी। अच्छा, इसके अलावा बजट में हमें कुछ और अलग अलग फील्ड के लिए, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ नई स्कॉलरशिप्स वगैरह की घोषणा कर सकती है, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है ना। बाकी और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई तरह के फील्ड में सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। बाकी जब भी दोस्तों ऑफिशियल बजट, आम बजट की घोषणा होगी 1 फरवरी को, तो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बजट के सारे पॉइंट्स और हाइलाइट्स बिल्कुल नोट्स वाइज A to Z क्लियर कांच की तरह क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करके एक नए वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आपके मन में कोई सवाल जवाब है बजट से संबंधित तो कमेंट करके पूछेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि बजट से संबंधित करंट अफेयर्स का एक जनरल नॉलेज का वीडियो मैंने कल ही डाला था, ठीक है ना। आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आप खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मतलब की प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं स्टूडेंट्स है ना, तो 2 वीडियो डाल रखे मैंने बजट के ऊपर, जिसमें बता रखा कि बजट क्या है, बजट शब्द कहां से आया, बजट की हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो उन 2 वीडियो को आप DLS न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के चेक कीजिएगा जरूर, ठीक है ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।